नाज़रीन, ईरान ने जो इसराइल के साथ जंग लड़ी है उसके मजीद रिपोर्ट्स, उसके मजीद रिजल्ट्स और आगे किस तरह मामला जाएगा, ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और इसराइल जिसने 40 साल जंग की तैयारी की, वो क्यों कर सिर्फ 12 दिनों के अंदर भागने पर मजबूर हुआ। जंग उसने मुसल्लत की, मंसूबा ईरान को तबाह करना था, उसकी मादनियात, उसके रिसोर्सेज, उसके ऑयल, उसके ऊपर कब्जा करना था, लेकिन फिर वो क्यों कर भागने के ऊपर मजबूर हुआ। जाहिर बात है कि जो तबाही ईरान ने मचाई, जो मिसाइल ईरान के बरसे, वो इतने ज्यादा हैवी थे कि इसराइल का जो एयर डिफेंस, हाई रेटेड एयर डिफेंस है, वो उसको रोक नहीं सका। तो जो डिस्ट्रक्शन सामने आई वो अनप्रेसिडेंटेड थी, इससे पहले नहीं देखी गई। लेकिन वो तो असल डिस्ट्रक्शन हमारे सामने आई ही नहीं। अब हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पहले डिस्ट्रक्शन की रिपोर्ट्स थी उससे कोई मैच ही नहीं है। जो पहले रिपोर्ट्स आई उसके साथ कोई मैच ही नहीं है। ताजा तरीन नाज़रीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड होम्स ईरानी मिसाइल्स ने तबाह किए हैं। हमें याद है कि उस वक्त जब ईरानी मिसाइल बरस रहे थे तो एक स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप जो है वो लगाई गई थी। इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर एक्सेस नहीं दी जा रही थी। जो इजरायली पुलिस है उसको बाकायदा ये टास्क दिया गया कि किसी इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर एक्सेस नहीं दी जाए, और सेटलर्स को ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई कि वो बिल्कुल वीडियोस नहीं बनाएंगे। तो वो जो सेंसरशिप थी, और उस वक्त सबको तजस्सुस था कि भाई इसमें है क्या, जो इतनी पुलिस एक्ट है, भाई ईरान में तो कोई ऐसी सेंसरशिप नहीं थी। तो अब नाज़रीन जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड होम्स है वो ईरानी मिसाइल्स ने तबाह किए हैं, एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान इसराइल को हुआ है। ऑलरेडी 2 साल की जंग से उसकी जो इकोनॉमी डैमेज हुई है, तो इस सिर्फ 12 दिनों के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज उसको हुआ है। और यह बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका मेंटेन नहीं कर पा रहा था जो एयर डिफेंस की जो सप्लायर्स हैं, क्योंकि जो इंटरसेप्टर हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, और कॉस्टली से बढ़कर वो इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। तो वो सप्लायर्स है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था। एयर डिफेंस बिल्कुल इनका जवाब फारिग हो गया। अच्छा, इसी दरमियान ईरान की जो गार्डियन काउंसिल है उससे बड़ा इकदाम सामने आया है। उन्होंने IAEA के साथ जो कॉपरेशन है उसको ऑफिशियली जब वो कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा इकदाम है। ईरान जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया में सबसे ज्यादा हाईली मॉनिटर्ड है, और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब आप देखें ना कि IAEA वहां पर बैठा हुआ है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मॉनिटर्ड इंटरनेशनल प्रोग्राम है न्यूक्लियर के हवाले से वो ईरान का है। इसके बावजूद उन्होंने कितना बड़ा झूठ घड़ लिया। तो अब ईरान भी बिल्कुल हार्श पॉलिसीज ले रहा है, और ये ईरान के हवाले से बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है कि वो IAEA के साथ किसी किस्म का वो कह रहे हैं कि हम कॉपरेशन जब नहीं करेंगे। इसी दरमियान जब न्यूयॉर्क के अंदर एक गैर मामूली तब्दीली आ रही है जिसका बड़ा रास्त ताल्लुक है न्यूयॉर्क के अंदर। जब से इजराइल कायम हुआ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क के अंदर एक मुस्लिम मेयर जो है वो इलेक्ट होने की तरफ जा रहा है। और वो जो मेयर हैं वो बहुत ज्यादा इजराइल के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इजराइल की असलियत अमेरिकन के सामने खोलकर रख रहे हैं। और उन्होंने यह तक कहा है कि अगर नेतन्याहू अगर यहां पर आया तो उसको मैं अरेस्ट करूंगा। तो ये वो कैंपेन कर रहे हैं, और वो पॉपुलर हो रहे हैं, और वो इलेक्ट होने जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स के बदलते रवैयों में, यानी ये चीज बहुत ज्यादा असरअंदाज होने जा रही है। इसको हम तफसीली डिस्कस करेंगे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इजराइल बनने के बाद पहला मुस्लिम मेयर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर मुंतखब होने जा रहा है। और उर्दुगान ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ F-35 की जो डील है वो हो सकती है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। रीजन में पहला एक ऐसा मुल्क होगा जिसको अमेरिका F-35 देगा। पेमेंट कर दी गई है टर्की की जानिब से, और ये डिलीवरी अब होना है। और इसी दरमियान नाज़रीन जो अगली बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है कि सुप्रीम लीडर ने जो स्पीच की और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो अमेरिका में फिर नई खप शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी ये खप पड़ी हुई है। ट्रंप कह रहा है डिस्ट्रॉय हो गया, और जो अमेरिकन मीडिया वो कह रहा है डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और वो इतनी खप है वहां पर, पूरी ट्रंप इंतजामिया लगी हुई है कि नहीं डिस्ट्रॉय हो गया। मीडिया कह रहा है नहीं हुआ। ट्रंप कह रहा है CNN को इसके जो रिपोर्टर्स हैं इसको फारिग करो। फिर उसने काफी बुरा भला भी कहा अमेरिकन मीडिया को, ठीक है ना, और काफी गालियां वालियां भी दी, यानी प्रॉपर एक खप पड़ी हुई है। अच्छा, तो ये अब उसके ऊपर सुप्रीम लीडर का बयान आ गया, और उन्होंने कहा हमारा न्यूक्लियर कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। तो उधर से फिर आगे से ट्रंप इंतजामिया बयान दे रही है कि नहीं डिस्ट्रॉय हो गया है। अच्छा, इधर से यूरोप ने बयान शुरू कर दिए हैं, बयान देना शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मतलब ये अमेरिकन हिस्ट्री में ये पहली ऐसी स्ट्राइक होगी जिसके रिजल्ट्स का ही नहीं पता है। यानी जिस तरह ट्रंप की बाकी सारी पॉलिसीज धबरदूस हुई हैं, उसका कोई सर पैर नहीं निकला। पैनामा कैनाल से लेकर, ग्रीनलैंड से लेकर, डीप स्टेट के खिलाफ जंग से लेकर,
मतलब यूक्रेन वॉर 24 घंटों में खत्म करवाने से लेकर तिजारती जंग से लेकर दुनिया की एक एक पॉलिसी जो उसने बनाई, सबके अंदर वो फेल हुआ। और ये मिलिट्री स्ट्राइक जिसको उसने अमेरिका की हिस्ट्री की कामयाब तरीन मिलिट्री स्ट्राइक करार दिया, वो किसी खाते में नहीं, उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान ने भी कह दिया है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे और आगाज हम न्यूयॉर्क से करते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है बड़ी ही दिलचस्प है और सुनने से ताल्लुक रखती है, और इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है जो वेस्टर्न सपोर्ट है इजराइल के लिए उसके साथ है। और इजराइल सारा इस बात के ऊपर खड़ा है, अगर वेस्ट जो है वो यूनानिमसली ये कह दे कि इजराइल एक ऑक्युपाइड एंटिटी है या उसकी सपोर्ट बंद कर दे, तो अब हम नाज़रीन ये बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन है मगरिब के अंदर वो तब्दील हो रही है। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन कोई भी जो पॉलिसी मेकर है, कोई भी हुक्मरान है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि पब्लिक ओपिनियन किसी और तरफ हो और उसकी पॉलिसीज किसी और तरफ हो। तो माजी में यानी वेस्ट के अंदर कोई पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ नहीं हुई, इसलिए वेस्टर्न जो हुक्मरान है वो खुलकर जब इजराइल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब वहां पर यह तब्दीली आ रही है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो कहीं और खड़ी है और उनकी रिवायती पॉलिसीज कहीं और खड़ी हैं। तो कोई भी हुक्मरान नाज़रीन इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको ये पॉलिटिकल प्राइस पे करना पड़े किसी दूसरे कंट्री के लिए, किसी दूसरी कंट्री के सपोर्ट के लिए। अच्छा, लेकिन अब इसमें अगला सवाल यह है कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है इसको इलेक्शन के अंदर भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यानी वो उसको असल डर तो तब होगा ना कि भाई जब इलेक्शन में जाएगा तो हारेगा। एक है वैसे पब्लिक ओपिनियन है, मुजाहरे हो रहे हैं, तो असल जो चीज है वो तो ये होती है ना कि भाई इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में इसी पब्लिक ओपिनियन जो है वो वोटर का जो बिहेवियर है उसके ऊपर असरअंदाज होगी और मेरे खिलाफ वोट पड़ेगा। ये पॉलिटिकल प्राइस है। तो इस पब्लिक ओपिनियन को अब अगले मरहले के अंदर किसी इलेक्शन के अंदर असरअंदाज होना था और इसके बाद सबको पता लग जाता कि भाई यहां पर खतरा है। तो उसका सबसे बड़ा मुजाहरा जो है वो न्यूयॉर्क में हो रहा है। इससे पहले जो बरतानिया के इलेक्शन हुए उसमें जो लीडरशिप सपोर्ट कर रही थी इजराइल को वो फारिग हुई, उसके स्टैट्स भी इनके सामने हैं, जर्मनी में भी स्टैट्स इनके सामने हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा मुजाहरा है वो इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क के अंदर जो मेयर हैं वो एक तो पहली बार मुस्लिम मेयर मुंतखब होने जा रहे हैं और वो इस वक्त तेजी के साथ पॉपुलर हो रहे हैं इजराइल की मुखालफत की वजह से। यानी वो इजराइल की मुखालफत की वजह से तेजी के साथ वहां पर पॉपुलर हो रहे हैं और इस वक्त उनके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। वो बिल्कुल जीतने के जो करीब पहुंच गए हैं। अच्छा, अब न्यूयॉर्क की अहमियत क्या है? यानी दुनिया में किसी भी कोने में यह होना, वेस्ट के किसी भी कैपिटल, किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री के अंदर यह वाकया होना, यानी पब्लिक ओपिनियन का इलेक्शन के अंदर असरअंदाज होना, रिफ्लेक्ट होना, तो किसी भी कंपैरिजन में न्यूयॉर्क की सबसे ज्यादा अहमियत है। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि न्यूयॉर्क तो इनका मरकज है, यानी एक मरकज तो इनका इजराइल है ना, लेकिन उससे हटकर इनका जो असल मरकज है वो न्यूयॉर्क है। और समझ लें कि इनका हेडक्वार्टर है, इनके बड़े बड़े बिलियनर्स वहां पर बैठे हुए हैं, इनके सारे बड़े ब्रेन्स वहां पर बैठे हुए हैं और मतलब ये इनका बकायदा जो ये मरकज है, ठीक है ना। इजराइल कायम होने से पहले मतलब इनका जो मरकज था वो भी उस वक्त भी न्यूयॉर्क हुआ करता था। और फिर न्यूयॉर्क जो है वो एक फाइनेंशियल हब भी है। यानी इसकी न्यूयॉर्क की दूसरी बड़ी अहमियत यह है कि ये फाइनेंशियल हब है, पूरी दुनिया के लिए है और अमेरिका के लिए तो डेफिनेटली है। और इसकी जो जीडीपी है वो तमाम अमेरिकी रियासतों में सबसे ज्यादा जीडीपी न्यूयॉर्क की है। 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स न्यूयॉर्क की जीडीपी। और वॉल स्ट्रीट के बारे में आपने सुना है, वॉल स्ट्रीट जो है वो भी तो न्यूयॉर्क के अंदर है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप साहब जो हैं इस वक्त के अमेरिकी सदर, वो भी न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुए हैं। तो न्यूयॉर्क के अंदर यह तब्दीली आना कि वहां पर वो बंदा जो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है उसका मुंतखब होने की तरफ बढ़ना, तो ये उसका ज्यादा पॉपुलर हो जाना इस बात पर कि वो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट वेस्टर्न पॉलिटिशियंस के लिए सामने आया है कि अब जो कोई इजराइल को सपोर्ट करेगा वो खतरे में होगा। क्योंकि बाकी जो वहां पर कैंडिडेट है वो सारे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो मेन कैंडिडेट है वो भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और न्यूयॉर्क के मेयर के बारे में तो यह बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि अगर उसने मेयर मुंतखब होना है तो पहले उसको इजराइल का विजिट करना पड़ेगा। यह न्यूयॉर्क की तारीख है कि अगर वहां का मेयर बनना है तो फिर तो खास तौर पर आपको इजराइल जाना पड़ेगा। और एक ऐसा मेयर आ रहा है जो इजराइल के ऊपर तनकीद कर रहा है और यह कह रहा है कि मैं तो गिरफ्तार करूंगा नेतन्याहू को। तो यह सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो वो सामने आया है और इसने हिला कर रख दिया है अमेरिकन पॉलिटिकल एलीट को और वेस्टर्न पॉलिटिकल एलीट को कि इस तरह से पब्लिक ओपिनियन जो है वो तब्दील हो रही है। जोहरान ममदानी, प्राइमरी विन इन न्यूयॉर्क सिटी सेंड्स वेव्स थ्रू द यूएस। मतलब एक शॉक वेव जो है वो उसने पॉलिटिकल एलीट के दरमियान दौड़ गई है। इनका प्राइमरी विन हो गया और ये बहुत करीब हैं इलेक्शन जीतने के। अ मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट, ही पुशेस अ प्रोग्रेसिव एजेंडा एंड आइज बिकमिंग द न्यूयॉर्क फर्स्ट मुस्लिम मेयर।
और वो कह रहे हैं कि ममदानी ने हैज शॉक्ड द यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिकल एलीट, और उसका जो मोमेंटम है वो बढ़ता चला जा रहा है और वो मैचलेस है। और इनको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इसलिए मिल रही है फॉर इज स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, शदीद तरीन ये तनकीद कर रहे हैं ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन एंड हिज पुश फॉर इकोनॉमिक जस्टिस रिफॉर्म्स। इजरायली ऑक्यूपेशन के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद ये कर रहे हैं, और मीडिया पर बैठकर उन्होंने खुलकर कहा, उनसे पूछा गया कि आप इजराइल जाएंगे, उन्होंने कहा कि यहां पर नेतन्याहू आएगा तो मैं उसको गिरफ्तार करूंगा, आप मुझे इजराइल जाने की बात कर रहे हैं, मैं अमेरिकन हूं और अमेरिकन के बारे में बात करूंगा, मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों इजराइल जाऊंगा। तो ये अब इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और क्या है, देखिए ट्रंप इसी सेंटिमेंट के ऊपर तो जीत कर आया है, तो अगर ट्रंप इसी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को परसू नहीं करेगा तो फिर वो भी मतलब उसकी पॉपुलैरिटी भी गई, यानी वो अमेरिका फर्स्ट वाली फिर पॉलिसी जो है वो कोई और परसू करेगा, यानी अवाम अब उस बात से हटने वाले नहीं है। और ममदानी का जो रैपिड पॉलिटिकल राइज है सेंट शॉक वेव्स थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंशियल कैपिटल। देखें दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ये कैपिटल है, और उसने बहुत सारी जो पॉलिसीज मुतारिफ करवाई हैं उससे वहां के जो मिलियनर्स हैं वो भी हिले हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जो मिलियनर्स हैं उनके ऊपर वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा, जो कि सोशल प्रोग्राम्स के अंदर उस टैक्स को जब इस्तेमाल किया जाएगा, मिसाल के तौर पे फ्री ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें उस टैक्स को इस्तेमाल किया जाएगा जो बड़े बड़े दौलतमंदों के ऊपर लगाया जाएगा, और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर सब्सिडीज जो है वो दी जाएंगी, और गवर्नमेंट इंपोज्ड रेंट स्टेबलाइजेशन मेजर्स ये सारे लिए जाएंगे, तो उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है। अब आप जरा देखिए, इसको वो ग्लोबल शिफ्ट कह रहे हैं, यानी ये बिला वजह हम आपके सामने ये रिपोर्ट नहीं रख रहे हैं, इसको वो ग्लोबल शिफ्ट भी कह रहे हैं, और ममदानी विन रिफ्लेक्ट्स अ ग्लोबल शिफ्ट। और साथ उन्होंने लिखा है कि अमेरिकन बाकी शहरों के अंदर, बाकी रियासतों में जहां पर ये इलेक्शंस हो रहे हैं, बाकी शहरों में, वहां पर ये पैटर्न देखा जा रहा है कि इस तरह के जो लीडर्स हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, और फॉलो द पैटर्न सीन विद द प्रोग्रेसिव लीडर्स इन बॉस्टन शिकागो। ये कितने बड़े, यानी बॉस्टन और शिकागो क्या कितनी बड़ी उनकी अहमियत है, तो वहां पर भी इसी पैटर्न के तहत जो लीडर्स हैं वो इमर्ज कर रहे हैं। दिस इज ह्यूज। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है, और उसमें जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, उसको वोटर जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी मैंने आपको बताया कि पब्लिक ओपिनियन से अब असल अगला इम्तिहान ये था कि ये इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो, इलेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी तो लीडर्स डरेंगे और अपनी पॉलिसी को बदलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल रिवायती पॉलिटिक्स है, अच्छा जी इजराइल है, अच्छा जी वो हमारा इत्तेहादी है, अच्छा ये पॉलिसी, उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और इम्ब्रेसिंग एंटी इस्टेब्लिशमेंट फिगर्स, वो लोग जो उस रिवायत को तोड़ रहे हैं उनको जो है मकबूलियत मिल रही है। और सबसे ज्यादा वो कह रहे हैं कि हमने रोमानिया के अंदर देखा, रोमानिया में जो इलेक्शन हुआ है उसको कलअदम करार दे दिया गया है, उसमें वो शख्सियत आए जो बिल्कुल यूरोपीय यूनियन उसको जना तवक्को नहीं कर रही थी, प्रो रशिया, एंटी यूक्रेन वॉर, एंटी नेटो, वो शख्सियत वहां पर आई है, और इन्होंने वो इलेक्शन जो कलअदम करार दिया हुआ है। तो ये तब्दीली वहां भी देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क इज ऑन द वर्ज ऑफ इलेक्टिंग इट्स फर्स्ट मुस्लिम मेयर एंड द यंगेस्ट लीडर ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। इतना यंग लीडर पहली बार सैकड़ों सालों के अंदर। प्लेसिंग द सिटी एट द सेंटर ऑफ अ बैटल, यानी अब एक बकायदा ये सिटी जो है वो बैटल बनने जा रहा है, एक मैदान बनने जा रहा है ओवर इट्स फ्यूचर डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल हब। देखिए न्यूयॉर्क है वो ग्लोबल हब है फाइनेंस की, तो वहां पर मेयर बैठा है, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। और यूनाइटेड नेशन का जो जाहिर बात है हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क के अंदर है। अच्छा, अब इसमें और दिलचस्प बात क्या है, यानी आप कहेंगे कि शायद को न्यूयॉर्क की जो आबादी है वो मुसलमान हो गई है तो वहां पर ये तब्दीली आ रही है। कितनी दिलचस्प बात है, मुसलमानों की आबादी तो ओनली 1.6% है न्यूयॉर्क के अंदर, तो इट्स मीन कि ये सारे क्रिश्चियंस हैं जो वोट कर रहे हैं, ठीक है ना, 1%। और अगली दिलचस्प बात जो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, इजरायलियों के मजहब के जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर रहती है, वो आपको पता है किस शहर के अंदर, किस स्टेट के अंदर रहती है? न्यूयॉर्क के अंदर 7% उनकी आबादी है। यानी किसी भी अमेरिकन स्टेट में सबसे ज्यादा इनकी जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, वो न्यूयॉर्क के अंदर है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये मरकज है, सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क इनका मरकज है। तो वहां पर तो मैंने कहा कि वहां पर रिवायत यह है कि जिसको मेयर बनना है सबसे पहले वो इजराइल जाएगा। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली आना, यानी सबसे बड़ा जो आखिरी चीज हो सकती थी वो तो न्यूयॉर्क हो सकता था कि यहां पर इस सदा की तब्दीली आई, और वो वहां पर तब्दीली आ रही है। तो इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा है। और वेस्टर्न जो लीडर्स हैं उनको बहरहाल ये बात अब वो देख रहे हैं, शॉक वेव्स उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, शॉक वेव्स गई हैं
कि अच्छा इतनी बड़ी तब्दीली, और न्यूयॉर्क के अंदर। अच्छा, अब अगली बात यह है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, इजराइल का हुआ है और उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसलिए पता चला है कि इजराइल कैसे दुम दबाकर भागा और उसको जिल्लत में यहां पर शिकस्त हुई है। ताजा जो रिपोर्ट सामने आई है, जरा आप अंदाजा कर लें, अनबिलीवेबल रिपोर्ट है कि 11,000 होम्स डैमेज हुए हैं ईरानी मिसाइल्स के अंदर। 11,000 होम्स डिस्ट्रॉय हुए हैं एंड 30,000 बिल्डिंग्स एंड होम्स डैमेज हुए हैं। 11,000 मुकम्मल तबाह हो गए हैं एंड 30,000 बिल्डिंग्स एंड होम्स है वो डैमेज हुए हैं। आप मुझे बताइए, ये तो नंबर्स हैं ही नहीं, ये तो बात सैकड़ों में थी और सैकड़ों से ये 11,000 डिस्ट्रॉय हो गए और 30,000 जो वो डैमेज है। ये और डैमेज से मुराद ये है कि वो कोलैप्स होने के करीब हैं, किसी को वो खुद कोलैप्स कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ह्यूज है। और जो इब्तदाई कॉस्ट बताई गई थी नाज़रीन, वो $1.3 बिलियन थी कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। और आज अचानक से आपको पता है ये प्राइस किधर चली गई है। आज ताजा रिपोर्ट में वो बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस है वो $12 बिलियन है। $1.3 बिलियन से $12 बिलियन तक चला गया। और ये भी एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। ये $50 बिलियन भी हो सकता है, ये $30 बिलियन भी हो सकता है, यानी इसका 2 गुना या 3 गुना भी हो सकता है। तो $1.3 बिलियन अभी 2 दिन पहले था, आज ये $12 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। और 11,000 होम्स, एक भी जंगी तरह ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये कॉलोनी तो गई। अब इसलिए कह रहे हैं दोबारा ईरान पर हमला करेंगे। तो ईरान पर हमला ना करने में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि नुकसान ये हुआ है, अब दोबारा हमला करेंगे तो दोबारा इससे भी बुरा नतीजा निकालेंगे। अभी भी ईरान ने अपने सारे मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। दिस इज ह्यूज। और एक हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूं, अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन्फ्लिक्टेड ड्यूरिंग नियरली 2 वीक्स ऑफ रॉकेट अटैक्स। दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज वी हैव फेस्ड। देयर हैज नेवर बीन दिस अमाउंट ऑफ डैमेज इन इजराइल्स हिस्ट्री। और इसके अंदर जो वेपनरी इन्होंने जाकर गिराई, जो उनका एयर डिफेंस इस्तेमाल हुआ, वो कॉस्ट शामिल नहीं है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी जो कॉस्ट है। ठीक है, तो आप अंदाजा कर लें। अगली खबर यह है कि ईरान की जो गार्डियन काउंसिल है उसकी जानिब से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, बहुत बड़ा फैसला आया। ईरान गार्डियन काउंसिल अप्रूव्स सस्पेंशन ऑफ कोऑपरेशन विद IAEA। यानी इसको आप इस तनाजुर के अंदर देख सकते हैं कि ईरान IAEA के साथ कोऑपरेशन कर रहा है, उसका प्रोग्राम मुकम्मल मॉनिटर हो रहा है, मैकेनिज्म के अंदर है, और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग हो रही है। तो उस सब के बावजूद ईरान के ऊपर हमला हो गया कि ये तो न्यूक्लियर बना रहे हैं, ये तो न्यूक्लियर बना रहे हैं। तो अब ईरान ने ऑफिशियली उसको मुअत्तल कर दिया है, यानी अब ना IAEA के लोग अंदर बैठे होंगे, ना कोई कैमरे लगे होंगे। तो ये तो बहुत बड़ा इक़दाम है, ठीक है ना। और इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान ने उनको उन्हीं की जुबान में जवाब दिया कि अगर आप इस चीज को हमारी कमजोरी समझते रहे हैं तो अब जो आपने करना है कर लें, हम अब इस अंदाज में आगे बढ़ेंगे। और अगर वो कल को NPT से निकल जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा इकदाम है। अच्छा, ईरान के जो आर्मी चीफ है उनकी स्टेटमेंट आई है, टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री मुसावी वॉर्न्स इजराइल US। तारीख के कूड़ादान के अंदर ये जाएंगे। ईरान टू फोर्सफुली रिस्पॉन्ड टू एनी इजरायली US एग्रेशन, ये IRGC के चीफ कह रहे हैं अगर दोबारा हमला होता है। और उर्दगान ये कह रहे हैं कि F-35 की जो डील है वो तय पा सकती है। खुद उर्दगान ने ये कहा है कि ट्रंप के साथ F-35 हमने डिस्कस किया और हमने इसकी जो अमाउंट है 1.3 to 1.4 बिलियन हमने ये पे कर दी है। एंड वी सॉ दैट ट्रंप वाज वेल इंटेंशन्ड रिगार्डिंग देयर डिलीवरी। देखें, जाहिर बात है कि इजराइल तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये ट्रांसफर हो, क्योंकि अभी जब ईरान पर हमला हो रहा था तो इजरायली जो जहाज हैं वो टर्किश एयर स्पेस में से भी होकर गए हैं। तो अगर टर्की के पास F-35 होंगे तो इनकी जरूरत नहीं होगी। और फिर सीरिया में भी एयर डोमिनेंस इजराइल के पास है, तो सीरिया में भी एयर डोमिनेंस जब इनके पास नहीं रहेगी तो बहरहाल ये एक बड़ा स्टेप होगा तुर्की की जो भी पॉलिसी है फिलहाल के लिए। लेकिन F-35 का आना बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इस वक्त अमेरिका अंडर प्रेशर इसलिए भी है कि अगर वो नहीं देता तो फिर दूसरे ऑप्शंस हैं, फिर चाइना है। देखिए, चाइना जब मिस्र को दे रहा है ना, तो टर्की भी रशिया से खरीद सकता है या किसी और मुल्क से खरीद सकता है, चाइना से शायद बात बढ़ा लें। यानी अब अल्टरनेटिव ऑप्शंस उनके पास हैं। और अगली बात सुनिए, टर्की जो है वो यूरोप से क्यों नहीं खरीद सकता, फ्रांस से क्यों नहीं खरीद सकता? बड़े जबरदस्त ताल्लुकात है उनके, ठीक है ना, और मजीद आगे बढ़ रहे हैं और नेटो का मेंबर है टर्की। तो वैसे भी जो यूरोप है ना, वो टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ काफी उसका कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। तो इसलिए अब अमेरिका इस हवाले से जरूर प्रेशर में है कि अगर हम इन मुल्कों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और एक ऐसी सूरत हालत बन गई है कि जिसमें इजराइल शिकस्त भी खा चुका है, तो फिर ये मुल्क तो बिल्कुल हमारे हाथ से जाएंगे। तो ये एक डिबेट है जो वहां पर जारी है। और जो सुप्रीम लीडर ने स्पीच की नाज़रीन,
कि हमारा कोई वहां पर न्यूक्लियर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और हमने मटेरियल वहां से निकाल लिया। अब वो मैंने आपको बताया कि वहां पर पूरा एक नया दोबारा सिलसिला अमेरिका में शुरू हो गया। अब उसके बाद ट्रंप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, तुलसी गैबर्ट, सबके बयान आ रहे हैं, नहीं नहीं ये ईरान तो ऐसी बात कर रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, हमने तबाह कर दिया है। अब ट्रंप की स्टेटमेंट देखिए, नो मटेरियल वर ट्रांसफर फ्रॉम ईरान फर्दर न्यूक्लियर फैसिलिटी बिफोर आवर अटैक ऑन इट। कोई मटेरियल इन्होंने वहां से नहीं निकाला। ईरान कह रहे हैं ना हमने निकाल लिया, अमेरिकी मीडिया भी कह रहा है निकाल लिया, ट्रंप कह रहे नहीं नहीं इन्होंने कोई नहीं निकाला। अच्छा, इधर से ट्रंप का बयान आया, ऊपर से यूरोप का बयान आ गया। द यूरोपियन कंट्रीज बिलीव ईरान ट्रांसफर्ड यूरेनियम फ्रॉम फर्दो बिफोर अमेरिकन स्ट्राइक। वो यूरोपियन कह रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन ये कह रहे हैं कि ईरान ने निकाल लिया मटेरियल। इनिशियल इंटेलिजेंस असेसमेंट इंडिकेट दैट तेहरान रिटेन्स मोस्ट ऑफ इट्स स्टॉक पाइल ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। यूरोपियन कह रहे हैं कि नहीं इनके पास यूरेनियम है, ट्रंप कह रहे हैं नहीं इनके पास नहीं है, अमेरिकन मीडिया कह रहा है हां इनके पास है। तो इतने मतलब वो ट्रंप बिल्कुल जैसे उसकी बाकी पॉलिसी जबरदस्त हो गई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो यहां पर भी बस वो एक अजीब सा मामला है, जिसको वो सबसे बड़ी कामयाबी कह रहा था, उसको कोई मतलब वो क्या है और क्या नहीं है। लेकिन ईरान कह रहा है कि उसके पास ये यूरेनियम भी है और उसकी मुकम्मल डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय सुरगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।